गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 ऑफ आवर ऑनलाइन मैथ्स वीडियो क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर प्रोबेबिलिटी। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती हैं कि जिनका एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। लास्ट एक्सरसाइज में हमने की थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें एक इवेंट के होने पर दूसरे इवेंट के होने का इफेक्ट पड़ता है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट किसके कहेंगे हम? जिस इवेंट्स का एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ता। Two events associated with a random experiment are said to be independent if the occurrence of one event does not affect the probability of occurrence of the other। कि एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगी। जैसे कि देखिए, हम एक बैग ले लेते हैं जिसके अंदर मान लो आपने 3 वाइट बॉल डाली हैं और 2 ब्लैक बॉल डाली हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि फर्स्ट ड्रॉ में हमें एक वाइट बॉल निकालनी है और सेकंड ड्रॉ में एक ब्लैक बॉल निकालनी है, देन अगर तो आप बॉल को रिप्लेस नहीं करते हो, एक ड्रॉ किया आपने, बॉल को रिप्लेस नहीं किया, फिर दूसरा ड्रॉ करोगे तो वो हो जाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपने बॉल को वापस नहीं रखा। तो सेकंड केस में ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पर इफेक्ट होगा, क्योंकि एक बॉल निकल चुकी होगी। लेकिन अगर आप बॉल को रिप्लेस कर देते हो, जैसे देखिए, from a bag containing 3 white and 2 black ball, the probability of drawing a white ball is 5/3, and if ball is replaced, अगर इस बॉल को क्या करें हम वापस रख दें बैग में, एंड अगेन ए वाइट बॉल इज ड्रॉन, और फिर से एक वाइट बॉल निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, फिर से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी 3/5। लेकिन अगर आप रिप्लेस नहीं करते हो तो फर्स्ट टाइम वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/5 और सेकंड टाइम वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/4, क्योंकि उस टाइम एक वाइट बॉल निकल चुकी होगी और टोटल में से भी एक बॉल जा चुकी होगी। तो प्रोबेबिलिटी अलग अलग होंगी। अगर आप बॉल वापस नहीं रखते हो तो उसको कहा जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसमें ये जो सेकंड इवेंट है हमारी, सेकंड इवेंट के होने पर फर्स्ट इवेंट के होने का इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर आप बॉल रख देते हो वापस, तो फर्स्ट टाइम में भी वही 3/5 होगी प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल निकालने की, और सेकंड टाइम में भी वही 3/5 रहेगी। सो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई जिनका एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उस केस में क्या होगा? पी ऑफ ए बाई बी, ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है जब बी हो चुका हो, तो वो पी ऑफ ए के ही इक्वल होगी, क्योंकि उस पर बी के होने का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिंपल आप उसको पी ऑफ ए बी कह सकते हो। और पी ऑफ बी बाई ए में क्या होगा? बी के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब ए हो चुकी है। लेकिन अगर ए हो चुकी है और ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इफेक्ट नहीं पड़ रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो फिर सिंपली वो पी ऑफ बी ही आ जाएगा, बी बाई ए लिखने की नीड नहीं है। तो देखिए, 2 इवेंट ए एंड बी आर टू बी इंडिपेंडेंट। 2 इवेंट्स को आप ए और बी को इंडिपेंडेंट कहोगे अगर पी ऑफ ए बाई बी पी ऑफ ए ही आ जाए और पी ऑफ बी बाई ए पी ऑफ बी ही आ जाए। तो थ्योरम देखिए, 2 इवेंट्स ए एंड बी एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इंडिपेंडेंट। उनको इंडिपेंडेंट कहोगे कब? अगर उनकी इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी के इक्वल आ जाए। कल आपने किया था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ये देखिए लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे थे? पी ऑफ ए पी ऑफ बी बाई ए। ओके, बी बाई ए लिखोगे यहाँ पे कि बी की होने की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, पी ऑफ बी पहले लिख लेते हो तो देन पी ऑफ ए बाई बी करोगे। लेकिन आज हम क्या कह रहे हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है आपकी, वो सिंपल पी ऑफ ए पी ऑफ बी के इक्वल आए। पी ऑफ ए और पी ऑफ बी के इक्वल आए, क्यों? क्योंकि पी ऑफ बी बाई ए और पी ऑफ बी अब इक्वल हो चुका है, क्योंकि इवेंट इंडिपेंडेंट है, इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखने की नीड नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे पी ऑफ बी लिख लोगे। तो ऐसे ही अगर हमें 2 इवेंट्स को इंडिपेंडेंट शो करना है तो आप यही शो करोगे कि उन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन दोनों की सिंपल प्रोबेबिलिटीज़ की मल्टीप्लाई के इक्वल आती है, तो वो दोनों इवेंट्स क्या बोली जाएंगी? इंडिपेंडेंट बोली जाएंगी। ऐसे ही अब देखिए, हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास। ए कॉइन इज टोस्ट थ्राइस एंड ऑल 8 पॉसिबल आउटकम्स आर अज्यूम्ड इक्वली लाइकली। एक कॉइन को 3 टाइम्स टोस्ट किया। जब किसी कॉइन को हम 3 टाइम टोस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 8 आउटकम्स आते हैं, और वो 8 आउटकम्स इक्वली लाइकली होती हैं। दैट मीन्स उन सब की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है आने की। हर एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। आपको चेक करना है कि जो ये ई और एफ इवेंट दे रखी हैं कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो हमने अभी भी देखा, इंडिपेंडेंट होने के लिए हम क्या करेंगे? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाए पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी के, तो इवेंट्स क्या हो जाएंगी? इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। तो देखिए, ई क्या है आपके पास? द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इन हेड, जो फर्स्ट थ्रो पे आए वो हेड हो। और एफ क्या है? द लास्ट थ्रो रिजल्ट इन टेल, और जो लास्ट थ्रो पे क्या हो? टेल हो। तो आपको बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं।
स्टूडेंट्स हमें देखने से ही पता चल जाएगा, फर्स्ट थ्रो पे अगर हेड आ जाता है तो क्या वो लास्ट थ्रो को इफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली नॉट, इफेक्ट नहीं करेगा। आप क्या कर रहे हो, एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हो, पहली बार अगर हेड आ गया तो तीसरी बार में जो होगा, चाहे हेड आए या टेल आए, वो इसको इफेक्ट नहीं कर सकता। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ऐसे ही देखिए, द नंबर ऑफ हेड इज 2, 2 हेड आए एंड कहते हैं लास्ट थ्रो रिजल्ट इन हेड, और लास्ट थ्रो का रिजल्ट भी हेड आई। ये जो इवेंट होंगी ये डिपेंडेंट होंगी, ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हमें 2 ही हेड चाहिए, अगर वो दोनों हेड फर्स्ट और सेकंड पे आ चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड बार में आ चुके हैं, तो थर्ड पे फिर हेड नहीं आएगा। ये इस चीज़ को इफेक्ट डालेगा। लास्ट थ्रो का रिजल्ट जो है, हमें हेड चाहिए और आपको ई इवेंट क्या चाहिए कि 2 ही हेड आपने लेने हैं, तो ये इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा लास्ट थ्रो के ऊपर, क्योंकि अगर पहले 2 हेड आप ले चुके हो तो थर्ड केस में आप हेड नहीं ले सकते। तो ये जो रहेगी वो हमारी नॉट इंडिपेंडेंट आएगा इसका आंसर। अब हम चेक कर लेते हैं बाय फॉर्मूला। देखिए, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस व्हेन 3 कॉइन्स आर टोस्ट। जब आप 3 कॉइन्स को टोस्ट करते हो तो सैम्पल स्पेस क्या बनता है? ये बनता है आपका, देखिए, हेड हेड हेड। फिर आप क्या करिए, एक टेल ले लीजिए। लास्ट में हमने टेल ले लिया, फिर इस टेल को हम वेरी करवा देंगे। ये लास्ट में लिया, फिर इसको सेकंड नंबर पे ले लो, फिर इसको फर्स्ट नंबर पे ले लो। ऐसे ही अब आप 2 हेड टेल ले लीजिए, 2 टेल और एक हेड। अब हेड को वेरी करवा दीजिए। यहाँ पे हेड फर्स्ट पे ले लिया, देन हेड को बीच में ले लेंगे, देन हेड को लास्ट में ले लेंगे, और फिर तीनों टेल हो जाएंगी। तो आप किसी भी वे से इस सैम्पल स्पेस को लिख सकते हो। अब ई इवेंट क्या थी आपकी? द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इन हेड, फर्स्ट थ्रो पे हेड आए। अब इनमें से देख लिए फर्स्ट थ्रो पे हेड कहाँ कहाँ पे है। ये देखिए, ये यहाँ से ये 4 आउटकम हो जाएंगे जिनमें फर्स्ट थ्रो पे हेड है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना हो जाएगा? 4। तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/8 इज 1/2। उसके बाद एफ है, द लास्ट थ्रो रिजल्ट इज टेल, लास्ट थ्रो पे टेल आए। अब इनमें से देख लीजिए किस किस के लास्ट थ्रो पे टेल है। इसके है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी लास्ट थ्रो पर टेल है, एंड यहाँ पर ये भी 4 आउटकम हुए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी? 4 बाई, सैम्पल स्पेस में एलिमेंट है आपके पास 8, तो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन चेक कर लीजिए, इन दोनों की इंटरसेक्शन, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में जो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या होगा? जिसके फर्स्ट थ्रो पे हेड आया होगा और जिसके लास्ट थ्रो पे टेल आया होगा। तो यही 2 एलिमेंट आपके कॉमन मिले हैं, तो इंटरसेक्शन में है 2 एलिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं? 2, और सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं? 8। तो ये आ जाएगा 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए ये आया 1/4। आप इसको देखिए, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपने निकाल दिया। आप अलग से पी ऑफ ई और पी ऑफ एफ की वैल्यू निकाल लीजिए। पी ऑफ ई की वैल्यू है आपके पास 1/2 और पी ऑफ एफ की वैल्यू भी है 1/2, तो ये बन गया 1/4। तो देखिए, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी 1/4 आया और इन दोनों की सिंपल मल्टीप्लाई भी 1/4 आई। तो यस, ये इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है। इन्होंने कैसे लिखा? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/4, इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/2। पहले वाला 1/2 क्या है? पी ऑफ ई, और दूसरे वाला 1/2 क्या है? पी ऑफ एफ। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया पी ऑफ ई डॉट पी ऑफ एफ। ये क्या हो गई? इंडिपेंडेंट हो गई। ऐसे ही आप दी वाला चेक कर लीजिए। इसमें क्या बोला था आपको? नंबर ऑफ हेड 2 हों, जिसमें 2 हेड हैं वो सारे लिख लीजिए। 3 एलिमेंट हैं तो 3/8 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद बोला लास्ट थ्रो पे हेड आई। अब देख लीजिए, जिनमें लास्ट थ्रो पे हेड है, जहाँ जहाँ पे भी लास्ट थ्रो पे हेड है वो सारे ले लीजिए। ये 4 है, तो पी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये भी कितना हो जाएगा? 4/8 करके 1/2। अब इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है, तो ये 2 एलिमेंट आपको कॉमन मिले, तो इंटरसेक्शन में है 2 एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/8, ये बन गया 1/4। अब पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/4 है, जो कि इक्वल नहीं है पी ऑफ ई और पी ऑफ एफ के। चेक कर लीजिए एक बार। पी ऑफ ई की वैल्यू है 3/8, पी ऑफ एफ की वैल्यू है 1/2, तो सॉरी 1/4। तो इनकी मल्टीप्लाई जो है वो इक्वल नहीं है, तो यानी कि जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई है, उसको आप 2 टाइम थ्रो करोगे। लेट द इवेंट ए बी एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड इवेंट बी एन इवन नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। इवेंट ए कहता है कि फर्स्ट थ्रो पे इवन नंबर आए और इवेंट बी कहता है लास्ट थ्रो पे इवन नंबर आए। चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट ए एंड बी। ए और बी के इंडिपेंडेंस चेक कीजिए। सो देखिए, व्हेन एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस कितने होते हैं हमारे? 6 × 6, 36 आउटकम आते हैं सैम्पल स्पेस में जब हम 2 डाई को थ्रो करते हैं। वो आपका जो 1 1 1 2 से लेके 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 से लेके 2 6, और लास्ट में 6 1 6 2 से लेके 6 6, वो 36 एलिमेंट आपके सैम्पल स्पेस में बन जाते हैं। अब ए इवेंट क्या बोला? जिसमें फर्स्ट थ्रो पे इवन नंबर आया। फर्स्ट थ्रो पे इवन नंबर उनमें किस में आएगा? उसमें आएगा सेकेंड लाइन में 2 1 2 2 2 6, फिर फोर्थ लाइन में 4 1 4 2 4 6, एंड फिर सिक्स्थ लाइन में 6 1 6 2 6 6।
बी इवेंट क्या होगा, जिसमें सेकंड थ्रो पे इवन नंबर आएगा, सेकंड थ्रो पे इवन नंबर, तो ये स्टूडेंट्स आपका बनेगा सेकंड कॉलम बनेगा एक, तो जब आप उन 36 एलिमेंट्स को लिखोगे वहाँ से जो सेकंड कॉलम होगा कौन सा, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2, फिर आपके पास फोर्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम में क्या आएगा आपके पास 1 4 2 4 3 4 से लेके 6 4, और फिर लास्ट कॉलम में क्या आएगा, वो आएगा आपके पास 1 6 2 6 से लेके लास्ट में 6 6 तक। तो ये जो इवेंट्स बनी हैं आपकी, ये देखिए पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए में भी 18 एलिमेंट होंगे क्योंकि सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ लाइन 18 एलिमेंट बनेंगे सब में, तो 18/36 1/2 आ गया। ऐसे पी ऑफ बी में भी वो भी 18 एलिमेंट होंगे क्योंकि वो सेकंड कॉलम में, फोर्थ कॉलम में और सिक्स्थ कॉलम में जो एलिमेंट बनेंगे वो भी 18 बनेंगे, तो 18/36 1/2 आ गया। अब हम इंटरसेक्शन चेक कर लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या होगी, इंटरसेक्शन आप सोचिए, ये जो आपने ऐसे करके 6 लाइन्स बनाई, आप सैम्पल स्पेस लिखोगे तो उनमें जो आपका कॉमन है दोनों में वो ले लीजिए। अब कॉमन हम ऐसे लिख सकते हैं, इन्होंने बोला ए इवेंट क्या है, फर्स्ट थ्रो पे इवन नंबर आए, और बी इवेंट क्या है, सेकंड थ्रो पे इवन नंबर आए। तो आप क्या कीजिए, दोनों ही थ्रो पे जहाँ पे इवन नंबर आए हों वो एलिमेंट लिख लीजिए, वो सैम्पल स्पेस में आएंगे आपके। तो क्या होगा, दोनों पे इवन नंबर क्या क्या होता है आपका, 2 4 और 6 होता है। तो देखिए 2 4 दोनों इवन है, सॉरी 2 2 2 4 2 6, ऐसे ही 4 2 4 4 4 6 और 6 2 6 4 6 6, ये क्या होंगे, ये आपको इंटरसेक्शन में मिलेंगे, ये दोनों में होंगे। ये ए में भी है क्योंकि इनके फर्स्ट थ्रो पे इवन नंबर है, और ये बी में भी है क्योंकि इनके सेकंड थ्रो पे इवन नंबर है। तो कितने एलिमेंट हुए इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में हो गए 9 एलिमेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ये बनेगी 9/36 करके 1/4। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है, ये इक्वल हो जाएगा पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी के, ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी, ए और बी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई। आगे क्या है, इफ ई एंड एफ सॉरी ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट, इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है आपको, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी, पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी आएगा। अब ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है, पी ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, पी ऑफ बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो देखिए क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसलिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी। नॉर्मली तो क्या आती, नॉर्मली आती पी ऑफ ए पी ऑफ बी बाय ए, ओके। क्योंकि इवेंट बोल दी है इंडिपेंडेंट तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की नीड नहीं है, बी के होने पर ए के होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप सिंपल पी ऑफ बी भी लिख सकते हैं, पी ऑफ बी बाई ए की जगह पर। तो ये हो गया आपका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे ओपन हो गया, पी ऑफ ए पी ऑफ बी। अब आपको पी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है, उसकी वैल्यू 0.60, तो पी ऑफ ए यूनियन बी को ओपन करो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह आप लिख सकते हो पी ऑफ ए पी ऑफ बी, क्योंकि इंटरसेक्शन की वैल्यू यही है हमारी। अब पी ऑफ ए कितना है 0.2, और पी ऑफ बी कितना है, सॉरी ये पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू रख लीजिए पहले, तो ये है 0.60 यानी कि 0.6 ही कह सकते हैं। देन पी ऑफ ए की वैल्यू रखिए, पी ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 0.2, पी ऑफ बी की वैल्यू नहीं पता, पी ऑफ ए की वैल्यू फिर से 0.2, पी ऑफ बी की वैल्यू हमें नहीं पता, फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए पहले 0.2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 0.6 में से 0.2 गई, ये बच गया 0.4। यहाँ से पी ऑफ बी को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा यहाँ से 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2 करोगे तो 0.8 आ जाएगा। अब पी ऑफ पी यहीं रख लेते हैं, 0.8 डिवाइड में कर देंगे, तो 0.4 बाई 0.8 ये हो जाएगा आपका 4/8, कैंसिल करके 0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको दे रखा है पी ऑफ नॉट ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो आप पी ऑफ ए की कैसे निकाल सकते हो, 1 माइनस कर दो पी ऑफ नॉट ए की, क्योंकि पी ऑफ ए और पी ऑफ नॉट ए दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है। तो अगर आपको एक भी इनमें से गिवन है और दूसरी वाली फाइंड आउट करनी है तो 1 में से माइनस कर दो। जैसे आपको पी ऑफ नॉट ए गिवन है तो पी ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे पी ऑफ नॉट ए को, और अगर आपको पी ऑफ ए गिवन हो और नॉट ए फाइंड आउट करना हो तो भी वही करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे पी ऑफ ए को। सो आपने पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, 1 माइनस पी ऑफ नोट ए को माइनस करके 0.6 आ गया। देन पी ऑफ ए यूनियन बी आपको दे रखा है, एंड ए एंड बी आर गिवन टू बी इंडिपेंडेंट, ए और बी इंडिपेंडेंट दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ से अब आप खुद कर लोगे। पी ऑफ ए की वैल्यू आपको दे रखी है, ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। पी ऑफ ए यूनियन बी को ओपन कर लेंगे, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे लिख दिया जाएगा पी ऑफ बी, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, पी ऑफ बी की वैल्यू आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए दे रखा है 1/2, पी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 3/5, एंड पी ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है पी।
फाइंड पी, पहले तो आपको ये पी निकालना है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस की तरह यूनियन दे रखी है, एक सेट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, दूसरे वाले की फाइंड आउट करनी है। फाइंड पी इफ़ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा पी बताइए कि अगर इवेंट क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उनकी जो इंटरसेक्शन है वो फाई है। उसके बाद है सेकंड दे रखा है इंडिपेंडेंट, अगर ए और बी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में होता है इंटरसेक्शन फाई, और इंडिपेंडेंट में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। इंडिपेंडेंट में ये होता है आपका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आता है पी ऑफ ए और पी ऑफ बी के, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, वो फाई आ जाएगा, कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सो पी ऑफ ए गिवन है, पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, पी ऑफ बी की वैल्यू पी बोली हुई है। तो फर्स्ट केस है जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, तो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि आपका जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती हैं उनमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी कि इंटरसेक्शन फाई आती है। तो अगर हम बात करें इसकी प्रोबेबिलिटी की पी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, जीरो एलिमेंट, तो जीरो बाय में कुछ भी हो, सैम्पल स्पेस में कितने भी एलिमेंट हो तो जीरो बाय समथिंग जीरो ही आएगा। तो इसलिए इंटरसेक्शन जीरो हो चुकी है और इस चीज़ को राइट नहीं किया गया। तो बस पी ऑफ ए यूनियन बी आपको गिवन है 3/5, पी ऑफ ए की वैल्यू भी 1/2 गिवन है, पी ऑफ बी की वैल्यू पी दे रखी है, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3/5 माइनस 1/2, तो ये सॉल्व करके पी की वैल्यू आ गई 1/10। नेक्स्ट है आपके पास व्हेन द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट में क्या होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होती है पी ऑफ ए पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, पी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है 1/2, पी ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है स्मॉल पी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप ओपन कर लेते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 3/5, पी ऑफ ए की वैल्यू 1/2, पी ऑफ बी की वैल्यू पी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड आउट की, ये वैल्यू थी आपके पास p/2 बन जाएगा ये सारा आपका। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल दी, इसको इधर ले आई, बाकी सारी चीज़ों को 1/2 और प्लस में पी यहीं पे है, 3/5 उधर जाके माइनस कर दिया, तो p माइनस 1/10 आ गया। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली p माइनस 1/10, और वहाँ से निकाल ली हुई है p 1/2 इंटू पी, यानी कि p/2 कह सकते हो आप। तो यहाँ से लिख लिया p माइनस 1/10, और पहले वो निकाल ली हुई है 1/2 पी। अब क्या कीजिए, पी को इकट्ठा कर लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, तो पी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/5। आई होप आप यहाँ से ये सॉल्व कर सकते हैं। आपने दो वे से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि इवेंट इंडिपेंडेंट थी तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ऑफ ए पी ऑफ बी आएगी, और एक यूनियन से निकाल लीजिए, पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से भी आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते थे, जो वैल्यू आपने यहाँ निकाली 1/2 पी आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो, तो भी सिंपली सॉल्व करके वही आंसर आएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 6। If A and B are two independent events, then show the probability of occurrence of at least one of A and B is given by 1 minus P of A bar P of B bar। ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, आपको शो करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, कम से कम एक ए या बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी, ए और बी में से कम एक के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है उनकी यूनियन, क्योंकि यूनियन में कम से कम यूनियन में जो भी एलिमेंट आते हैं वो कम से कम इनमें से एक में तो जरूर आए होते हैं, या तो वो ए में होते हैं इसलिए यूनियन में आ गए, या वो बी में होते हैं इसलिए यूनियन में आ गए। अगर वो दोनों में भी हैं फिर भी वो यूनियन में आ जाएंगे, तो कम से कम एक हो, तो कम से कम एक हो वो क्या हो जाएगा आपका यूनियन होगा पी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि एलिमेंट अगर कम से कम एक में भी होगा तो यूनियन में आपका श्योरली चला जाएगा। सो पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होती है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पी ऑफ ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखिए आपको इवेंट बोला था इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है, पी ऑफ ए को पी ऑफ ए रखा, पी ऑफ बी को ऐसे ही रख लिया। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इवेंट इंडिपेंडेंट होती हैं तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होती है पी ऑफ ए पी ऑफ बी। अब पी ऑफ ए एज इट इज, पी ऑफ बी को निकाल लीजिए कॉमन दोनों में से, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी 1 माइनस पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए बार हो जाएगा। अब क्या कीजिए, अब 1 इसको पी ऑफ ए को भी आप लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए बार, 1 माइनस पी नोट ए के होने की प्रोबेबिलिटी को क्या कह सकते हैं हम, 1 माइनस कर दो पी ऑफ
पी के ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको बताया था किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होती है 1। तो आपको किसी की भी फाइंड आउट करनी हो, चाहे आपको पी ऑफ ए की फाइंड आउट करनी है, देन आप क्या करो 1 में से माइनस कर दो, ये इधर लाके माइनस आ जाएगा। और अगर आपको इसकी ही फाइंड आउट करनी है तो फिर इसको इधर लाके माइनस कर दीजिए। तो हमें पी ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कह सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए बार प्लस में पी ऑफ बी पी ऑफ ए बार, 1 माइनस एज इट इज। अब इन दोनों में से पी ऑफ ए बार को कॉमन निकाल दीजिए, अंदर बचेगा यहाँ से 1, यहाँ से प्लस था माइनस बाहर निकाल दिया माइनस आ गया, पी ऑफ ए बार कॉमन निकाल दीजिए, पी ऑफ बी आ गया। 1 माइनस पी ऑफ ए बार 1 माइनस पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी बार हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।